हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, जुन को उसकी सिस्टम एक इलाइट मिशन पे भेजती है जो कि उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने का होता है। इसके साथ साथ ये मिशन तभी कंप्लीट होगा जब उसके ये पांचों डिसाइपल्स 5th रैंक पोजीशन लाएंगे। अब उस मार्शल आर्ट के कंपटीशन में आयरन बोन सेक्ट के जो डिसाइपल्स होते हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दिया होता है। जिस अतरंगी तरह से वो इस कंपटीशन की फाइट्स को लड़ रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग और मज़ेदार था। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाएं देख ले, तभी आपको आगे देखने में मज़ा आएगा। देखते ही देखते यहाँ पे जुन के जो पांचों डिसाइपल्स होते हैं वो सेमीफाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है। अब सेमीफाइनल राउंड जो होता है वो स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। अब यहाँ देखने की बात ये होती है कि इस सेमीफाइनल राउंड में सारे के सारे डिसाइपल्स तो जुन के ही सेक्ट के होते हैं। अब ये पांचों डिसाइपल्स जो कि एक ही सेक्ट्स के क्लासमेट हैं, ये आपस में कैसे फाइट करेंगे ये जानने के लिए अरीना में जितने भी एल्डर्स और डिसाइपल्स होते हैं उनकी आंखें इन पे गड़ जाती हैं। सेमीफाइनल का फर्स्ट राउंड शुरू होता है जहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने किंग्जा और डिसाइपल लिए आते हैं। अब ये दोनों ही अपने मार्शल आर्ट में तो धुरंधर होते हैं। यहाँ किंग्जा जो है वो एक्सप्लोसिव स्पिरिचुअल पावर की एक कल्टिवेटर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ली है वो तो पूरी यांग सिटी का ही एक जीनियस बनता है। अब वो टकले सेक्ट और टाइगर सेक्ट के जो एल्डर्स होते हैं यही बातें कर रहे होते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है ये बताना मुश्किल है, इसलिए इनके बीच ये जो फाइट होगी वो देखना काफी ज्यादा मजेदार होगा। अब यहाँ पे तो उन्हें लगता है कि एक तगड़ी फाइट ही देखने को मिलेगी, लेकिन इनके इरादे पे पानी फिर जाता है क्योंकि ली ने यहाँ हाथ जोड़ते ही अपने सीनियर सिस्टर से आग्रह किया होता है कि वो हार मानता है और उस पहले राउंड से ही अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। अब ये देखकर तो मानो सभी को एक जोरदार शॉक लगता है। एक एल्डर यहाँ उठ के कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह का यहाँ मजाक चल रहा है। तुम लोग एक ही सेक्ट के क्लासमेट्स हो तो इसका मतलब क्या है कि हम तुम्हारी ये नौटंकी यहाँ देखने आए हैं। कोई आता है रॉक पेपर सीजर खेल के चला जाता है तो कोई दूसरे राउंड में यहाँ खुद ही विड्रॉ करके चला जाता है। इतनी देर से हम अपनी पिछवाड़ी सुझाए हुए यहाँ पे बैठे हैं इसी नौटंकी को देखने के लिए। आगे वो एल्डर जुन पे इल्जाम लगाने लगता है कि आखिर ये तुम्हारे डिसाइपल्स किस तरह की ट्रिक्स खेल रहे हैं हमारे साथ, जिस पे जुन उन्हें एक बहुत ही तगड़ा जवाब देता है कि ऐसा करना कौन से रूल बुक में लिखा है, ये लोग तो किसी भी तरह का इलीगल चीज तो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ बिना कुछ किए ही किंग्जा फाइनल राउंड में पहुंच चुकी होती है और सेमीफाइनल का दूसरा राउंड शुरू किया जाता है जहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने सुमो और शाओजी आते हैं। अब ये शाओजी वही डिसाइपल होता है जिसने पिछले राउंड में अपने ही क्लासमेट से रॉक पेपर सीजर खेल के इस राउंड में आया है। अब ये दोनों फिर से वही सारा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि इनके बीच एक धमाकेदार फाइट होगी और अब आगे ये एक दूसरे का सामना करने के लिए दौड़ते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब सारी ऑडियंस ये देखने के लिए कि अब असली फाइट शुरू होगी, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन फिर से वही होता है, इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन जो सुमो है वो ये कहते हुए शाओजी के पास से गुजर जाता है कि इस बार मैं तो स्लो था, इसीलिए सीनियर ब्रदर आप मुझसे बच गए, अगली बार तो मैं आपसे डेफिनेटली जीत जाऊंगा। अब यहाँ पे शाओजी भी बिना कुछ किए ही फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। अभी इनकी बार बार की नौटंकी देख करके सभी लोग वहाँ पे इरिटेट हो चुके थे। अनाउंसर को भी अब मजा नहीं आ रहा होता है, वो बासी लेते हुए अब फाइनल राउंड के लिए घोषणा करता है और उनसे कहता है कि जल्दी से अपना ये तामझाम बंद करो क्योंकि मुझे भी सब समेट के अपने घर वापस जाना है। इधर अरीना में सेक्ट के जो दूसरे एल्डर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। वो जुन से कहने लगते हैं कि ये पांचों के पांचों जो कि फाइनल और सेमीफाइनल राउंड में पहुंचे हैं ये तो सारे तुम्हारी सेक्ट के डिसाइपल्स हैं, इसीलिए तो इनकी जैसे मर्जी हो रही है वो इसी तरह से ये गेम को खेल रहे हैं। कोई खुद से विड्रॉ कर रहा है तो कोई रॉक पेपर सीजर खेल रहा है, कोई तो बेवजह ही बिना किसी कारण के ही खुद को एलिमिनेट करवा रहा है। फाइनल राउंड की शुरुआत एकदम बोरिंग तरीके से होती है। अरीना में जितने भी एल्डर्स और डिसाइपल्स थे वो भी समझ चुके थे कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर किंग्जा और शाओजी आते हैं। किंग्जा अरीना में आते ही उसे कहती है कि चलो तुम जीते, मैं हटती हूँ। अब यहाँ पे शाओजी उस विनर का विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके बारे में वाहवाही गूंजने लगती है कि एक ऐसा बंदा जिसने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह से लॉस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसी की फैमिली ने उसे धक्के दे करके एक्सपेल कर दिया, जरूर उसकी ये जो जाओ फैमिली है उसके इस डिसीजन पे आज उन्हें पछतावा होता होगा। अब आगे शाओजी को एक बहुत ही बड़ी प्राइज मनी का इनाम दिया जाता है और सारे जो एल्डर्स होते हैं जो कि काफी एक्साइटेड होते हुए इस मैच को देखने के लिए आए थे, ये कहते हुए सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं कि यहाँ बैठे बैठे तो हमें पाइल्स हो गया, इस बेकार की फाइट को देखने से अच्छा है कि घर में रह के कुछ एंजॉय कर लिया जाता। जून यहाँ कहने लगता है कि मुझे तो लगा था इस चैंपियनशिप को जीतना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ जबकि दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स इतने कमजोर हैं और मेरे सेक्ट के डिसाइपल का जीतने का सारा श्रेय मुझ पे जाता है क्योंकि मैंने जो उन्हें इतनी अच्छी से ट्रेनिंग जो दी है।
अब आगे यहाँ सिख लीडर जून और सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो अपनी इस फनी सी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सारे डिसाइपल्स यहाँ पे जून को थैंक्स करने के लिए जाम उठाते हैं और उस शराब को जून के साथ ये कहते हुए चीयर्स कहते हैं कि अगर आप जैसा लीडर हमारे साथ नहीं होता तो मैं किसी शॉप पे मेडिसिन बेच रहा होता। जिस पे सुमो अब आगे कहता है कि मैं भी आपके लिए चीयर्स करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे इस सेक्ट में इतना बड़ा नाम और ओहदा मिला है, वरना मैं कहीं से दूसरे सेक्ट में अभी झाड़ू लगा रहा होता है। डिसाइपल ली भी जो होता है वो जुन के साथ वाइन को चीयर्स कहता है और सबसे ज्यादा यहाँ इमोशनल जो होता है वो शाओजी होता है। तो ये कहते हुए रो पड़ता है कि अगर आप नहीं होते तो मुझे तो हमेशा की तरह बुली किया जाता। ये लोग यहाँ पर खूब वाइन एंजॉय करते हैं और इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि सभी के सभी टल्ली हो जाते हैं। वे अब कप से नहीं बल्कि पूरी हांडी से ही पी रहे होते हैं। तो फिर यहाँ बेवड़े बनकर के सभी अजीबो गरीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन शराब का नशा यहाँ पे जून पे सर चढ़ करके बोलता है। वो अपनी फ्लर्टगिरी चालू कर देता है किंग्सा के साथ, जिसपे किंग्सा यहाँ एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहती है कि ना जाने मैं इन बेवड़ों में आखिर कैसे फंस गई। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे जो डिसाइपल्स होते हैं अपने लीडर के साथ अपने सेक्ट वापस जा रहे थे। अब इनमें से किसी को भी याद नहीं होता है कि कल रात पीने के बाद इन्होंने कैसी कैसी हरकतें की है। इतनी ज्यादा उन्होंने शराब पी ली होती है कि सभी को हैंगओवर होने लगता है कि इतने में उन्हें चारों तरफ से बहुत सारे बंदे घेर लेते हैं जिन्होंने एक अजीब सा मास्क लगाया था। अब आगे वे सभी जो किलर्स होते हैं वो एक ही साथ इन्हें मारने के लिए इन पे हमला कर देते हैं। हालांकि ये जुन के सारे जो डिसाइपल्स हैं वो अभी भी नशे में हैं, लेकिन वे सभी लोग इन किलर्स के अटैक का आसानी से डॉज कर लेते हैं और फिर यहाँ इन दो ग्रुप्स के बीच मार्शल फाइट शुरू हो जाती है। अब उन किलर्स की यहाँ संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन ये डिसाइपल्स जो होते हैं जुन के वो इन सभी पे भारी पड़ रहे होते हैं। वे अपने शॉर्ट स्किल्स दिखा रहे होते हैं और एक एक करके उन सारे किलर को पछाड़ देते हैं। अब आगे इनकी मेहनत को देख करके जुन कहता है कि क्यों थक रहे हो, जब मेरे पास सिस्टम है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो तुरंत ही 30 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करता है और ऐसी तलवारें यहाँ पे शॉपिंग करता है जो कि कोल्ड शॉट्स होती हैं। इन तलवारों की एक घातक अटैक से ही सारे किलर्स वहीं पे ढेर हो जाते हैं। यहाँ जो किलर्स होते हैं उन सभी की तलवारें टूट जाती हैं, जिससे वो सोचने लगते हैं कि आखिर किसने हमें इन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या वो बंदा पहले नहीं बता सकता था कि जिसे हम मारने वाले हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ बचे हुए किलर्स जैसे उन पे अटैक करने के लिए अपने शॉट्स उठाते हैं, यहाँ पे जुन के डिसाइपल्स के पास जो खास तलवारें होती हैं इनका यूज करके वो उन किलर के शॉट्स को ही काट देते हैं। अब आगे उस मेन बंदे की बारी होती है जिसका सामना जुन से होने वाला था और यहाँ जुन को हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग होता है। वो अपनी नाक और कान की मैल को निकाल के खाता है जो कि देखने में काफी वल्गर लगता है। अब आगे जुन ने उन बचे हुए 3 किलर्स को ऐसा वहाँ पे गाजर मूली की तरह पछाड़ा होता है कि सभी के सभी वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। अब आगे यहाँ जुन की ये स्ट्रेंथ देख करके उसके डिसाइपल्स भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ जुन पे फिर से शक करने लगती है कि ये अपनी एबिलिटी हमेशा छुपा के क्यों रखता है, एक न एक दिन तो इसकी मिस्ट्री को मैं जान के ही रहूंगी। यहाँ पे जो गाजर मूली की तरह सबको काट रहा था ये देख के अभी बचे हुए कुछ किलर्स होते हैं वो वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जुन ने यहाँ पे अपने उसी बुलेट गन को निकाल लिया होता है। तो ऐसा निशाना साधता है उन सब पे कि यहाँ से बच करके कोई भी किलर भाग नहीं पाता और फाइनली यहाँ सभी के सभी एक साथ ही ढेर हो जाते हैं। आगे जुन अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि इनकी तलाशी लो, ये चेक करो इनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह निकलती है कि नहीं, तो हमें ये पता चल पाए कि आखिर ये कौन है जो हम पे हमला करने के लिए आए थे और किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आयरन बोन सेक्ट वालों पे इस तरह से स्नेक अटैक करे। अब आगे जो बचे हुए यहाँ पे घायल किलर्स होते हैं उन्होंने भी अपनी जान ली थी पॉइजन को खा करके, इसीलिए कोई भी जिंदा नहीं बचता जिनसे वे लोग पूछताछ कर पाए। अब ये जो लियान सिटी होती है वो शाओजी का ही होम टाउन होता है, इसीलिए यहाँ जुन उससे पूछता है कि क्या इनमें से तुम किसी को पहचानते हो। इस पे शाओजी ना में जवाब देता है। बागे सुमन ने जब उन किलर्स की तलाशी ली होती है तो उसे एक आइडेंटिटी कार्ड दिखता है जिसमें बी फैमिली का नाम होता है। इस पे सुमो यहाँ पे ये कंक्लूजन देता है कि हो सकता है कि उस बीजा को जो हमने कंपटीशन में हराया था ती का ही बदला लेने के लिए उसकी फैमिली वालों ने हम पे हमला करने के लिए ये किलर्स भेजे हैं। जिसपे जुन उसे कहता है कि तुम रह गए ना बेवकूफ के बेवकूफ, क्योंकि अगर कोई हमें मारने आएगा तो अपने साथ वो आइडेंटिटी थोड़ी ना लाएगा। ये जरूर किसी की सोची समझी चाल है ताकि हमारा शक बी फैमिली पे हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये उनका काम नहीं है। या तो ये किलर्स भेजने वाले जॉ फैमिली होंगे तो फिर हमारे पुराने दुश्मन लिंकवान सेक्ट के ही बंदे होंगे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो जॉ फैमिली लिंकवान सेक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। और अगर इस तरह से गेस करें तो बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हैं, इसलिए हमें असलियत का पता लगा के ही रहना होगा कि आखिर इन किलर्स को भेजने वाला कौन है, तभी हम किसी फैसले पे पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ से निकलने के लिए हमें इन बॉडीज का कुछ करना होगा,
क्योंकि इतने सारे बॉडीज को हम अपने साथ तो नहीं ले जा सकते बच्चों को डराने के लिए। आगे जुन यहाँ अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इन सारी बॉडीज को जला दो। सुमो यहाँ आग लगाने की बहुत ही प्राचीन प्रक्रिया शुरू करता है। ये देख करके जुन उसके सामने आता है कि फिर से क्यों ठाक रहे हो। वो अपनी फायर का यूज करता है जो कि उसने कुछ दिन पहले ही सिस्टम से परचेज किया है और उसकी एक चुटकी बजाते ही सारी बॉडीज जलने लगती हैं। ये देख करके फिर से उसके डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं कि हमारे लीडर एक फायर वॉरियर भी है, इन्होंने जो ये फायर निकाली है ये फायर तो देखा जाना लगता है। जिसपे किंग जाओ उसे बताती है कि इस फ्लेम की जो रंगत है वो लिंग लॉन्ग फायर जैसी है, जो कि एक लेजेंडरी फायर है और ये फायर सिर्फ वॉरियर्स के पास ही होती है। जिसपे लियो उसे कहता है कि मतलब हमारे ये लीडर तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है, इनके पास आखिर ये फायर की पावर कब आई ये तो हमें पता भी नहीं चला। जिसपे किंग उसे कहती है कि अगर हमारे इस लीडर के पास इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सारे डिसाइपल्स हैं जो कि अपने इतने ज्यादा लोएस्ट लेवल पे हैं ये सभी सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच पाते। अब यहाँ जून उनकी बातों को सुन रहा होता है और किंजा से कहने लगता है कि किंजा तुमने अभी मेरे जलवे देखे कहाँ हैं, तुम ये देखती जाओ कि मैं तुम सभी को ही एक मार्शल एम्परर की एबिलिटी तक कैसे पहुँचाता हूँ। सारे डिसाइपल्स ये सुन के यहाँ जून की वाहवाही करने लगते हैं कि हम सभी अपने लीडर के साथ हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही होता है फिनिश। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।